तो वो पीछा चुपचाप आ रहा था कि यहाँ से लगा के मारेगा। कि एक रिपोर्ट है कि जब मैं पीछे मुड़ा, मुझे लगा कोई पीछे आ रहा है, तो मुड़ते वक्त मुझे ऊपर कर लेना चाहिए। तो मेरा जो ऐसे था, तो मैं जब पीछे मुड़ा तो मैं ऐसे कैसे ही करूँ, और जब आमना सामने हुआ हमारा, तो मेरा हथियार नीचे था, उसका सीधा। जिंदगी और मौत में कितना ही फर्क होता है। That's the toughest man I know. Air Force veteran Bishwanath Sinha, my dad. I remember as a child I was chased by an angry bull and I ran straight towards him crying. He held me in his arms and said, "Wipe those tears off. You are a man." I guess I stopped crying because I wanted to be like him, tough and strong. So no matter how hard you've taken a hit, no tears. And so I hid my pain like Dad would want me to. हाँ तो पहले ये करो। ये है क्या? I did not want him to see my wounds, that I am weak. I was being a man. But this time, he didn't ask me to wipe my tears off. That moment changed it all. That's the day we both realized that showing what you really feel doesn't make you less of a man. Raising a strong boy also meant telling him it was okay. It was okay for boys to cry. Men can cry. Even soldiers can cry. Because our pain. Ladies and gentlemen, we have Lieutenant Colonel Manoj Sinha sir and sir is Sena madam. And sir की स्टोरी जैसे सर आने के पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ही इज अ वॉरियर। हमारे छक्के छुड़ाए टेररिस्टों के, और क्या बोलूं, सर इज अ वॉर वेटरन, कारगिल वॉर में थे। एंड मेजर आचार्य सर के कोस्टमेट्स हैं, बोथ ऑफ देम। सर हैव वंडरफुल मोटिवेशनल टॉक्स, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखो मजा आ जाता है पूरा सुनकर। So sir, welcome sir, formally to this talk sir, and as I said, ये talk का aim यही है सर, ये भारत के कोने कोने तक पहुंचे सर, और रियल हीरोज को जाने की कौन रियल हीरो है, और फौज, हम फौजी हैं सर, तो फौज क्या है सर, ऐसे वाले, that is the motto behind all this. So thank you sir, thank you again for your time. Thanks Vijay, thanks. And to put it in the correct perspective, there are not one but two heroes here. हम तो सर आपको देख के we follow you sir, we follow you. Whatever I came to know about you, that is a very very illustrious thing. जो आपने किया है, बड़ी उपलब्धि आपकी भी बहुत ही स्पेशल है, खास है। Thank you sir, यही आपकी बड़प्पन है सर, thank you so much. So guys, मैं सर से सर like every youth, आपने भी जब बचपन में सर वो एक जोश होता होगा कि जब हमारे टाइम में सर, आपके मेरे टाइम में, हम एक ही जनरेशन के 3-4 साल आगे पीछे सर, तो हमारे टाइम में इतना माध्यम नहीं था कि फौज के बारे में हमें पता चले कि कैसे ज्वाइन करना है। सो आपका मोटिवेशन क्या रहा सर पहले से? बिकॉज आई नो यू फादर वाज फ्रॉम द फोर्सेस, सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन सर? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा शायद उतना एनकरेजिंग ना हो। मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बताऊं ईमानदारी से, मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था। तो इट्स जस्ट दैट करियर में आगे बढ़ना था, मतलब एक अच्छा नौकरी जो था, तो आई वाज जो मेरे माता पिता के और मेरे परिवार के जो सपने थे, जैसे सभी के होते हैं उस समय, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, ऑफिसर बनेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड वो मैंने मतलब आई कुड नॉट फुलफिल दैट इनिशियली।
तो मैं एयरमैन चला गया, नथिंग मतलब ग्रेट सर्विस, बट हाँ ठीक है, एयरमैन चला गया 12वीं के बाद। बट वो कहीं ना कहीं रहा कि मैं नहीं कर पाया एंड ऑल। तो मुझे सिर्फ वो पूरा करना था और अपग्रेड होना था। इनफैक्ट मैं एसएसबी में गया था तो मुझसे पूछा भी गया था कि आप व्हाई डू वांट टू जॉइन आर्मी, तो मैंने उनको कहा था कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने 10-15 जगह फॉर्म भरा है जहां हो जाएगा वहां चला जाऊंगा। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज जस्ट ए कैरियर अपग्रेड, नौकरी करने गया था मैं। बट देन इफ आई लिव इट एट दैट, वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो एक्चुअली में क्या था कि थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, मुझे अपने कि वो व्यक्ति कौन था जो आर्मी जिसने ज्वाइन की। तो एक तो आप ये समझिए कि सिंपल था कि नौकरी एक अच्छी सी मिल जाए, ऑफिसर बन जाए, दैट्स इट, वो था। बट उसके अलावा क्या था वो व्यक्ति जो था वो मेरा बचपन से जो था, 3 बिलीफ की खासकर मैं बात करूंगा। पहला बिलीफ ये था मुझे कि पीस के बारे में, कि मैं बड़ा पीसफुल आदमी, आज भी पीसफुल आदमी हूँ। तो मुझे आप सड़क पर मिल जाए तो मुझे धक्का देंगे तो मैं रास्ता बदल लूंगा, रादर देन गेट इनटू अ कन्फ्रंटेशन। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार देंगे मैं उतनी बार रास्ता बदलूंगा कि जिससे कि लड़ाई ना हो। जब तक कि मैं, हाँ अगर वो विश्वास हो जाएगी मैं कितनी बार भी बदलूं ये व्यक्ति नहीं मानने वाला, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट तब तक आई विल लाइक टू अमेंड माई सेल्फ, बी फ्लेक्सिबल टू बाई पीस एज मच एज पॉसिबल, दैट इज वन। एंड उस पीस के बारे में ये भी कहूंगा कि यही मेरा विश्वास था कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए पीस शायद उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन पानी और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद नेक्स्ट सभी की मूलभूत आवश्यकता है कि वो शांति से रहना चाहता है। ये मेरा विश्वास था। ऐसा नहीं था कि बचपन में ऐसे लेके जब तक मैं आर्मी में गया तब तक लड़ाई नहीं हुई कहीं किसी से, हुई लड़ाई, लेकिन उसमें हमेशा मैं ये मानता था वो उसमें अगर मैं जीत भी जाऊं उस लड़ाई में, जीत इज नॉट द राइट वर्ड बट ठीक है, इवन इफ आई कम आउट मतलब स्ट्रॉन्गर, वो मेरे, मैं कभी प्रसन्न नहीं होता था, खुश नहीं होता था। मैं जानता था, मुझे इस बात का पश्चाताप होता था कि यार इस व्यक्ति से मैं क्यों नहीं समझा पाया कि हम शांति से रह सकते हैं। ये मेरी असफलता है और अंततोगत्वा हमें लड़ाई में हाथापाई पे आना पड़ा, वो मेरी असफलता है। जीते कोई हारे कोई, बात की बात है वो। टू स्टार्ट विद, दैट इज माय फेलियर, दैट आई कुड नॉट प्रिवेल अपॉन समवन टू लिव इन पीस। दैट वाज माय फर्म कन्विक्शन एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर मैं नहीं समझा पाया तो वो शायद मेरे से कोई ऊंचा व्यक्ति, परिष्कृत जो होगा, सम सेंटली पर्सन, वो होता तो पक्का समझा देता। मैं नहीं समझा पाया, मैं छोटा रह गया। दैट इज वन। द सेकंड बिलीफ दैट आई हैड वाज माय फेथ। तो फेथ ऐसा है कि आर्मी, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, ट्रांसफर होते रहते थे, जहां जाते थे वहां कोई ना कोई मंदिर होता था, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं दुर्गा माता का मंदिर है। तो मैं ये सोचता था यहाँ पर जो है हनुमान जी इंचार्ज है। जैसे होता ना कहीं जाते हैं तो यहाँ पर ये एमपी है, ये एमएलए है, तो मतलब यहाँ हनुमान जी इंचार्ज है, यहाँ आप जो मांगना है वो हनुमान जी पूरा करें। तो इट वॉज सो फ्लेक्सिबल, मतलब कहने का मतलब है ऐसा कोई रिजिड नहीं था। और घर में वो आरती की एक पुस्तिका रहती थी, वो भी मुझे कभी याद नहीं, तो वो मेरा शास्त्रों का ज्ञान था। वो भी जब भी कभी आरती हो तो मैं खोल के पढ़ता था। तो फेथ वॉज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है जो भी है जब। और तीसरा था जो मेरा, कि चूंकि पिताजी मेरे एयरफोर्स में थे तो उन दिनों ट्रेनें बड़ी टाइम लिया करती थी। तो बैंगलोर में पोस्टेड हैं और बिहार में जाना है तो 4-4 दिन की यात्रा होती थी। तो मैं ट्रेन की खिड़की पर हमेशा खड़ा रहता था और इस देश को देखता था। खेत निकल रहे हैं, सड़कें निकल रही हैं, गांव निकल रहे हैं, नदियां निकल रही हैं, नहर निकल रही हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे एक परसेप्शन सा बन गया था, आई हैड फॉलन इन लव विद दिस कंट्री साइड ऑफ दिस। इस देश से मुझे प्यार सा हो गया था। मुझे लगता था परफेक्ट है ये कंट्री, परफेक्ट है, मतलब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने कि एक बाउंड्री होती है, सीमा है, बट वास्तविकता में मैंने नेपाल बाउंड्री भी नहीं देखी, ना बांग्लादेश में, कोई बाउंड्री देखी ही नहीं थी। तो मैंने कहा ये एंडलेस है यार अपना कंट्री, तो चलते ही जाता, चलते ही जाता, चलते जाता, कहां भी चले जाओ खत्म ही नहीं होता, वंडरफुल कंट्री है। तो ये 3 मेरे परसेप्शन से, ये तीन धारणाएं लेकर मैं सेना में गया और पहली मेरी पोस्टिंग हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर में। और मैं जब जा रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, मैं अपने बंदों की तरफ साथ आगे बढ़ते गए, बटालियन हेडक्वार्टर से कंपनी से प्लेटून आगे आगे जाते गए। तो एक समय आया कि मेरे साथ वाले जवान ने मेरे यहाँ टैप किया, बोले साहब रुक जाओ। मैं क्या हो गया? बोला हमारा इलाका खत्म हो गया। फिर वो सामने दिखाया, साहब वो देखो उनका पोस्ट है, वो गोली मारेगा इससे आगे बढ़े तो मेरा पहला धारणा कि ये देश अनंत है वो क्वेश्चन हो गया। वहां से जब मैं पलट के वापस देश को देखा तो मेरे लिए द कंट्री बिगन टू चेंज, मेरे परसेप्शन में। और दूसरा धारणा कि यार देश तो परफेक्ट है, क्या दिक्कत है? आपने कहा ना कि मैं देशभक्ति के उसमें नहीं गया था क्योंकि मेरे को देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही थी। तो इसमें भक्ति की क्या जरूरत है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो मतलब क्या करना, तो जैसे आप किसी घर में हो, सब कुछ बहुत ही साफ है, तो फिर आपको लगता है और पोंछा उठाने की, झाड़ू उठाने की जरूरत क्या है, इतना साफ तो है। तो वैसे ही मुझे लगता था देश में सब लोग अच्छे हैं, सब बढ़िया है, इतना बढ़िया खूबसूरत है, अनंत है।
और इसमें देश के लिए कुछ सोचना मरना करना है, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट है ये तो, और क्या करना है इसमें। तो वहां पर जाकर देखा एक तो देश की सीमा खत्म है, मतलब वहां पर, और दूसरा मैंने देखा कि यार जो है उस पे भी सामने खतरा है। और जितना मैं फिर और मिलिट्री ड्यूटी के उसमें जो थी हमारी चार्टर, उसमें नो योर एनिमी, शत्रु को समझने के लिए जितना मटेरियल मिला, जो शत्रु का कैप्चर किया हुआ लिटरेचर मिला, उनके इंटरसेप्ट सुनाए, ये वो, तो बड़ा भयावह लगा ये। क्योंकि मैं उस वक्त जब मैं सेना में भर्ती हुआ था, आज तो ठीक है, वी आर वेरी वेल ऑफ, मतलब पाकिस्तान तो सपने में अपना खुद बचा ले तो वो सोच ले, हमारे बारे में तो क्या सोचेगा वो, लेकिन उस समय दे वर वेरी गंग हो। उस समय दे हैड वो दैट कॉन्फिडेंस कि वी हैव बीटन द यूएस, सॉरी सोवियत आर्मी, उससे दे वर कमिंग बैक, एंड सेम टेररिस्ट हु वर देयर, द मुजाहिद्स हु वर देयर इन अफगानिस्तान हु हैड फॉट द सोवियत आर्मी, वो लोग यहाँ पर थे, और उनकी बातचीत से लग रहा था दे फुल्ली कॉन्फिडेंट। और मेरा ये भ्रम कि यार देश को तो कोई खतरा ही नहीं। तब मुझे वहां ये सोचना शुरू कर दिया मैंने तब कि भाई देश के लिए सोचना पड़ेगा, परफेक्ट नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो मैं सेना में भर्ती होने के पहले नहीं, भर्ती में होने के बाद मुझे इस बात का बोध हुआ। वो मेरी अज्ञानता थी। आई एम नॉट टेलिंग इट इज अ फाइन एग्जांपल, नो, दैट वाज माय इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी दैट आई, मतलब ये मैंने सोचा नहीं उस उम्र में। आई शुड हैव डन, बस मस्ती में चल रहे थे, अपना अपना पर्सनल, ठीक है, करियर बढ़ाना, इससे आगे कुछ सोच नहीं रहे थे, देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उस पर ज्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे थे, विच इज रॉन्ग। Don't please, ladies and gentlemen, all the young guys, and you are listening to me, please, that's a very very wrong example, but I'm telling you, that's a black demo of mine. And then the third was that when I started, मेरा तीसरा बिलीव था कि नहीं, शांति से सब रह सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये आतंकवादी जो है ये भी तो शांति से रहना चाहेगा, इसको भी समझाया जा सकता है, तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मेरा वीडियो है जिसमें कि मैं एक आतंकवादी से बात कर रहा हूँ। इट इज एन एक्चुअल वॉइस ऑफ माइन एंड अ टेररिस्ट। आप उसको सुनिए, 2-2.5 मिनट का है, ज्यादा नहीं। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे 4 हाथ है क्या? मेरे भी 2 हैं, तेरे भी 2 हैं, तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पे चलो सही लेवल, अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर ये वो, ये लोग आपको सही है, हमें नहीं समझ नहीं आते। हम यार तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम। हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा, और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है, नाम चाहे जो ले लो, सबके सब पहले इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। तो जाहिर है ना, आप ऐसा करो, अपना इस्लामी कानूनों को सामने रखो, अपना अफगानिस्तान में आप क्या कहते हैं उसको, हिंदुस्तान में नाफज करो, तो हम आपके पीछे हैं। यार अफगानिस्तान और ये सब छोड़ो ना, हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो उस मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो उस लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया और मुशर्रफ ने उसे खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी, कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको चुन सकते हैं। आप कहते हैं ना हम इस्लामिक रूल ले आओ और आप भी रहो उसमें, हम भी रहेंगे, तो आप लोग नहीं मानते, तो फिर जाहिर है लड़ाई तो होनी है। अरे इस्लामिक रूल या कोई भी रूल वो हो जिसमें लोग खुश हों। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट दे देंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जा, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। यार हम तो फौजी जो हैं, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह, जो हमारे
लीडर हैं, हम उन्हीं की बात मानते हैं, तुम बन जाओ लीडर, हम तुम्हारे को सलूट मारेंगे कल। तो वो, और फिर मैंने देखा कि ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, इतनी जिद, इतना मारकाट पे ये क्यों उतार हुआ है। तो मैंने देखा यार, फेथ इतना रिजिड भी हो सकता है क्या किसी का। जो मेरा फेथ था बड़ा फ्लेक्सिबल है, सामने वाले के हिसाब से बदल जाता था, यू नो। तो एयरफोर्स में भी थे हम, कहीं भी थे, तो अगर हम किसी के घर गए, बंगाली के घर गए, तो हम दुर्गा माता की बात करना शुरू कर देते थे, मलयाली के घर गए तो अय्यप्पा स्वामी की बात करना शुरू कर देते। इट्स सो फ्लेक्सिबल टू मेक इट द अदर गाय कंफर्टेबल, सो माय फेथ इज सो ओपन, राइट। एंड मैंने देखा कि ये सिर्फ फेथ के चक्कर में इतना कर रहा है क्या ये। तो ये मेरे तीनों धारणाएं कि देश अनंत है, सिक्योर है। दूसरा, हर व्यक्ति शांति से के लिए मना, शांति वाले पे मैं आता हूँ। तीसरा, फेथ तो बड़ा, फेथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है, वाज द बिलीफ दैट आई हैड ग्रोन, एंड हियर आई सॉ अ मैन हु वाज एडमेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फेथ, एंड दैट इज वन। अब शांति पे मैं आता हूँ, लास्ट पॉइंट, कि वहां पर एक और चीज मैं समझ गया। जो मेरी ये धारणा थी कि सामने वाले व्यक्ति को मैं नहीं प्रिवेल करा पाया, क्योंकि इसको भी मैं वही समझा रहा था कि एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, शायद मान जाए। वन देन देर एक समय आया कि मैं समझ गया कि नहीं यार, आई एम डीलिंग विद अ डिफरेंट एनिमल नाउ। और अब इसके पहले जब भी मैं विफल हुआ था, तो मैं ये मानता था कि मुझसे ज्यादा परिष्कृत व्यक्ति, कोई संत व्यक्ति होगा, ज्यादा समझदार होगा, वो समझा देगा। यहां मुझे विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति को साक्षात गौतम बुद्ध, गुरु नानक आ जाए, वो नहीं समझा पा। ही इज अ डिफरेंट एनिमल। तो ये मेरे तीन जो बिलीव थे, जो लेकर मैं सेना में ज्वाइन हुआ था, ये तीनों मेरे को वहां पर आर्मी ने, अनुभव ने बदल दिए। दैट इज हाउ इट इज। एंड उसके बाद से फिर देश समझ में आया, उसके बाद से देश का जज्बा जगा कि अब तो देश के लिए कुछ करना है, बिकॉज देश इज नॉट व्हाट आई हैड थॉट बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी। दैट वाज माय इग्नोरेंस, एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। और युवाएं, आप समझे ना समझे, आप शायद आर्मी में जाए ना जाए, लेकिन आप ये मान के चल लीजिए कि देश को प्लीज आप सीरियसली ले लीजिए। It is not, we will have to struggle to make it the country of our dreams that we have. It will not happen automatically. दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं to destabilize our country, to harm our country, and it is there's so many means. That's a different topic. आज वो विषय नहीं है, बट इतना मान के चल लीजिए कि देश को आप इम्पोर्टेंट रखिएगा सबसे ऊपर, क्योंकि राष्ट्र है तभी कुछ है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राष्ट्र शक्तिशाली होगा तब हम शक्तिशाली होंगे, राष्ट्र वैभवशाली होगा तब हम वैभवशाली होंगे। अगर राष्ट्र नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, हमारे आसपास ऐसे उदाहरण हैं जो निहित स्वार्थों के करते चलते लोग चल रहे थे, और आज वो देश क्रम्बल हो रहा है। और एक बार देश क्रम्बल हो गया तो फिर आपका कौन सा सपना है भाई? आपने कौन सा घर बनाया था, कौन सी नौकरी पाई थी, कौन सा वो डिग्री पाई थी, वो सब बेमाने हो जाएगा। तो ये एक है, तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट कमिंग बैक टू, या दैट इज व्हाट इट इज अबाउट देश। हाँ, अवरी लाइक मैंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं सर, इतने सारे दिए हैं, बट दिस वाज अ प्रेटी ऑनेस्ट आंसर सर। मतलब ना वो बोलते हैं ना कि सो गाइज, आप लोग जो एसएसबी अटेम्प्ट करते हो ना, जो बोलते हैं ना कि एसएसबी में जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सो दिस इज दैट, एकदम ऑनेस्ट, प्योर हार्ट से, बिल्कुल बनाया हुआ नहीं कि अगर मैं एसएसबी में किसी के सामने बैठ जाऊं, मैंने अरे ऐसे बोल दिया कि मुझे तो देश का कुछ अता ही पता नहीं था पहले, तो क्या होगा मेरा। दिस इज एन ऑनेस्ट आंसर बाय सर, सो थैंक यू सो मच सर। इट वाज सो वंडरफुल आपकी। एंड ऑफ कोर्स जैसे सर ने बोला कि देश ही सब कुछ है, वॉट एवर पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज, वही हमारे लिए सब कुछ है, टुडे सर। आज मैं वो जयशंकर सर का एक छोटा सा क्लिप आई हैड शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, आई वाज लिसनिंग टू हिम, वो क्लिप आ गया था। सच अ वंडरफुल, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ दैट पर्सन, लाइक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल आर आस्किंग व्हाई इज इंडिया साइलेंट ऑन Russia's invasion on Ukraine, and because of that, like China आपको इतना ट्रबल कर रहा है, so do you think that any country will help you करके, so then he gives a brilliant answer, लास्ट में बोलता है कि वो सब तो ठीक है, चाइना का तुम देख चिंता छोड़ दो, उतनी कैपेबिलिटी हम में है करके, we will handle that, so don't worry about that. So it is similar to that. So sir, my next question is, sir, many youngsters
आस्क मी सर कि बहुत सारे अभी जो दोज हु आर नॉट ऑफिसर्स, बिकॉज सिंस आप पहले एयरमैन थे सर, सो काफियों को ये डाउट होता है कि सर क्या हम अगर सोल्जर या एयरमैन या सेलर बन के जाएं, so how tough or how easy it would be to become an officer, sir? Because you are a live example and you are an example of epitome. So probably for those segment of people, sir, how was that journey, sir? कितना easy या कितना तकलीफ रहा sir वो? It's as easy or as difficult as you think in your mind. If you think in your mind that it is easy, it is damn easy. If you unnecessarily have those cobwebs in your mind कि मैं तो जवान हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं एयरमैन हूँ, प्रॉब्ली ऐसा होगा वैसा होगा, देन डेफिनेटली फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है. But otherwise, I think it is very, very easy. And I'm so happy that I took that route. Even though I went into Air Force for wrong reasons, because वो अलग बात है. But I'm so happy. Otherwise, मैं क्या करता? बाहर पढ़ता. I would have another been a burden on my father for another about 3-4 years. And here I was at the age of 18. From तब से अपने पैरों पे खड़ा हूँ और अपने दम पे पढ़ाई करी और अपने दम पे सब कुछ किया. तो आई एम सो हैप्पी. गॉड अगर दोबारा से मुझे जिंदगी जीनी पड़े और बोला ऑफिसर बनने का रास्ता क्या है, आई वुड स्टिल टेक दिस रूट ओनली. आई विल स्टिल टेक दिस रूट ओनली इफ आई वाज. इसी रास्ते से जाना चाहूंगा मैं. तो और उससे एक और फायदा भी है ना, एक बेनिफिट है कि इट हेल्प मी थ्रू आउट माई करियर इवन इन आर्मी, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू हाउ इट फील्स द अदर साइड. तो मेरे को एक जवान को समझने में उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं रह चुका था वहां पर. तो मुझे, और मैं ये भी जानता था कि जब मैं वहां था तो मैं अफसरों के बारे में मेरी क्या धारणाएं थी, एंड व्हाट इज इट दैट आई फेल्ट गुड अबाउट सम ऑफिसर. आई वांटेड टू बी दैट गाय एंड आई ट्राइड एंड बी दैट गाय. मैं वो बनने का मैंने प्रयास किया. दूसरी तरफ मुझे कुछ चीजें ऐसी भी लगी कि यार मुझे फलाने इसी अफसर में ये चीज ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने भी प्रयास किया कि जब मैं अफसर बना तो मैं वो ना करूं. तो सिलेक्शन और की तो बात है, तो ये तो सारा आप जितना सोचते हैं. अदरवाइज एसएसबी का हाँ एक भ्रम में हटा दूं, एसएसबी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप एडवांटेज में हैं, डिसएडवांटेज में हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप जाइए. एसएसबी में ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट आई डू नॉट नो, आई हैव नॉट बीन ट्रेन्ड. मैं ट्रेन्ड नहीं हूं एसएसबी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो कमेंट मैं नहीं करूंगा कि क्या जांचते हैं नहीं जांचते हैं. बट अगर जो मेरा आज बना दिया जाए मुझे एसएसबी में इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आई वुड प्रेफर दैट गाय हु हैज बीन ऑलरेडी वॉर्न अ यूनिफॉर्म. ये मेरा व्यक्तिगत है, प्लीज डोंट टेक इट कि यार्डस्टिक एसएसबी में होता होगा, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं वहां नहीं रहा हूं. बट मैं प्रेफर करूंगा कि वो जो यूनिफॉर्म पहन के ऑलरेडी आया है, जो उस जमीन से आया है. और ये सिर्फ मैं एसएसबी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जीवन में आप देख लीजिए. जीवन में देख लीजिए, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ के उठना प्रारंभ करता है, उसकी मजबूती, उसकी शक्ति और उसकी ऊंचाई पाने का अंदाज ही अलग रहता है. आप हमेशा देख लीजिए, जो नीचे से संघर्ष करके आएगा उसका आपको देख लीजिएगा स्टाइल और कॉन्फिडेंस हमेशा अलग मिलेगा आपको. इसीलिए आप देखिए ग्रेट सुपरस्टार, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बहुत ही बड़ा क्रिकेटर हमारे कंट्री का है, टॉप पे पहुंचा है, उसका बच्चा नहीं पहुंच पाता. बच्चा फिर अगला वही बनेगा जो गली में ईंट के उस पे स्लम्स के अंदर किसी तरह से खेल कूद के संघर्ष करके आया है, वही अगला तेंदुलकर बनेगा. आप देख लीजिएगा, वही अगला गावस्कर बनेगा. वही बॉलर आएगा जिसने कि सुनते रहते हैं फलाने ने वो बॉल थी वो कोयले के उसमें से निकाल के उससे बॉलिंग करा करता था. तो आप देखिए, जो इससे जमीन से निकल के आएगा ना, उसका स्वाद ही अलग होगा, उसका स्वैग ही अलग होगा, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा. तो आप इसको डिसएडवांटेज ना समझिए. इफ यू कैन स्टिल मैनेज टू रीच दैट प्लेस जमीन से स्टार्ट करके, दैट्स वेरी गुड, दैट इज एक्सीलेंट. क्योंकि किसी तरीके से आप मान लीजिए कि यू आर बॉर्न इन अ फैमिली विद अ सिल्वर स्पून, तो मे बी यू आर बॉर्न हियर, और यहां से आप पहुंच भी गए, ठीक है, और एक आदमी जो यहां पैदा हुआ है ये भी वहां पहुंच जाता है. आप इन दोनों में जिंदगी भर देखिएगा कि इनके द ग्रेविटी विच दे बोथ कैरी विल ऑलवेज बी डिफरेंट. ये बंदा जो यहां से निकल के आया है ना, उसकी बात हमेशा अलग रहेगी. वो संघर्ष में, इसमें उसमें
और उसकी मैच्योरिटी लेवल में, इट विल ऑलवेज बी गुड। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया, दैट ऑलवेज हेल्प मी इन माय सर्विस करियर एंड वेरी, इट इज वेरी गुड। सो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए, यही नहीं प्रकृति का भी निकाल दीजिए। आप जमीन में, जंगल में, आप प्रकृति में जाके देखिए सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। सबसे ऊंचा पेड़ वही होगा जिसकी जड़ें बहुत नीची होंगी, और वो घास जो होती है वो इतनी बड़ी होती है तो उसकी जड़ मुश्किल से 1-2 mm नीचे जमीन की होगी। तो ऊंचा जाना है तो जमीन में जड़ें नीची कर लो, एंड दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। थैंक यू। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। यू नो, जैसे सर ने बताया ना, बहुत सारे एग्जांपल्स है, यू नो। सो वन ऑफ द एग्जांपल्स आर जो आपसे बात कर रहा है, लाइक आई एम दैट वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। जिस, यू नो सर, मेरा बचपन तो ऐसे जगह पे गुजरा है जहाँ एक वक्त का खाना वाज सो डिफिकल्ट। यस, अंग्रेजी आती नहीं थी, इंग्लिश वाज सो पुअर, यू नो, बीइंग फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। बट वही है सर, जैसे बोलते हैं ना, नीचे से अगर आप ऊपर आओ तो आप जब ऊपर भी पहुंच जाते हो, आप नीचे वालों को वही हमदर्दी और वही इससे देखते हो कि यार मैं ही था वहां पर, आई वाज देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यस, यस। कोई भी क्षेत्र सर, जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री है, टेक द एग्जांपल ऑफ पंकज त्रिपाठी, टेक द एग्जांपल ऑफ यू नो द अदर गाय मनोज तिवारी, और देयर आर सो मेनी अदर जो एग्जांपल्स है जो आज सुपरस्टार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुआ, इरफान खान, दे आर जो स्ट्रगल करके जो आज बने हैं ना वो लोग, यस, यस, इट्स डिफरेंट सर, वो अलग रहता है। एक और बताता हूं मैं, ये बात हमारे पूर्वजों को पता थी, ये बात हमारे पूर्वजों को पता थी। यू नो, जस्ट अबाउट 1000 years बैक हमारा गड़बड़ होना स्टार्ट हुआ। 1000 years पहले तक वी वर ऑल परफेक्ट, यू नो। तो पूर्वजों को पता थी, इसीलिए जो बड़े समझदार विद्वान सम्राट थे, चाहे वो कितने भी महान राजा हों, वो अपने बच्चे की शिक्षा, वो क्या करते थे, वो कोई ऋषि ढूंढते थे और उसको बोलते थे इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, जंगल में रखो। और क्यों, जड़ों से जोड़ना है ना। तो वो जब युवा होके पूरी किशोर अवस्था पार करके 16-17 की आयु में वापस लेके आता था ऋषि, तब तक वो जंगल में रहेगा, लकड़ी काटेगा, खाना बनाएगा, गुरुजी के कपड़े धोएगा, सब कुछ करेगा वो आदमी। वाई ही डिड दैट? बिकॉज उसको पता नहीं कितना ही, अगर वो राजा था तो राजा एक से एक पंडित को अपने महल में रख सकता था कि आप इसको पढ़ाओ, सारे शास्त्र, सारे पुस्तकें पढ़ाओ, बट ही डिड नॉट डू दैट। जमीन से जोड़ने का महत्व हर विद्वान समझदार राजा जानता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को वहां भेजता था, जिससे कि वो वापस आए तो उसमें वजन हो, एंड देन ही कैन बी अ राइट किंग। उसका कोई पर्याय ही नहीं है, संघर्ष का कोई पर्याय है ही नहीं। ऑन द अदर साइड, व्हाट डू वी डू टुडे व्हेन वी आर लुकिंग फॉर यू नो, अपने बच्चों के लिए हम देखते हैं, यार ये स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है यार, यहाँ एसी लगा हुआ है यार, यार ये ना स्विमिंग पूल भी है यार, यहाँ पर इनकी जो कारें हैं, इनके स्कूल बस है वो भी एयर कंडीशनड है यार, यू नो, फैसिलिटीज आर फैंटास्टिक यार, क्लासरूम इज सो वेल, फर्नीचर इज सो गुड, सच गुड एम्बियंस, आई वांट टू पुट माय चाइल्ड हियर। एंड व्हाट दे थॉट, मुश्किल, वहां भेज दो। दैट्स द डिफरेंस, बिकॉज दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ स्ट्रगल। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। आप कहीं पे भी देखो सर, जैसे हम लोग सब यू नो जो भी सीरियल देखे हैं, रामायण महाभारत, दे आर ऑल परफेक्ट एग्जांपल्स, जहाँ उनको जंगल में भेज दिया गया, एक जो भी ऋषि को, जो भी ऋषि या द्रोणाचार्य या जो भी गुरु है उनके साथ, एंड दैट्स व्हाट। और आज सर, आज वही है, एज अ पेरेंट हमारी पेरेंटिंग में भी ऐसा गड़बड़ हो गया सर, लाइक ऑल ऑफ अस आर टू बी ब्लेम्ड। बच्चा, जैसे आप और हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने तो कूट कूट के मारा होगा सर, कुछ भी करो तो दबा के मारा। मतलब अगर 10-12 दिन हो जाए नहीं लगा तो इसका मतलब या तो मैं बीमार हूं या पिताजी बीमार है। बट आज ऐसे सर, एज अ पेरेंट हम देखते हैं कि बच्चा गिरना नहीं चाहिए, ये नहीं, दो ऑफ कोर्स एज अ फौजी पेरेंट वी आर स्टिल बिट डिफरेंट, वी स्टिल वांट देम टू बी टफ, बट जनरली पेरेंटिंग वो इंटरनेशनल स्कूल्स जो होते हैं, आईबी स्कूल सर, आईबी स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करो तो आपका पूरा भ्रम ही टूट जाता है कि ये तो पहले ही पैदाइशी सोने के चमचे से हुए हैं टाइप्स ना, देयर एटीट्यूड एंड इट्स ऑल ऑफ अस आर टू बी ब्लेम्ड सर।
So my next, I will touch upon, guys. How were you in the academy, sir? आप एकदम, though you are soft and tough, what was your academy journey in short, sir? एकेडमी का मैं बताता हूँ कि आई वाजंट, टू वेरी ऑनेस्ट अगेन, आई वाजंट वन ऑफ दोज फिजिकली द बेस्ट गाइस, आई वेरी एवरेज। एंड अब ऑब्वियसली ट्रेनिंग में जाके जब रगड़ा लगता है तो स्टैंडर्ड तो बढ़ता है, बट सभी का बढ़ता है ना, ऐसा मेरा ऐसा तो है नहीं, तो पोजीशन लगभग वही रहती है। कुछ लोग ऊपर नीचे होते हैं, बट जनरली जैसे पहले दिन दौड़ाया तो लाइक अगर 10 बंदे दौड़े हैं तो आई वुड बी जनरली अराउंड 5th एंड बिलो, है ना। फर्स्ट हाफ में मुश्किल ही जाता था, सेकंड हाफ के टॉप पे या थोड़ा वैसे 6th 7th ऐसे था रहता था। तो जब अच्छा स्टैंडर्ड हुआ तो सबका हो गया, तो पोजीशन वही रहती थी। बट ठीक है, वी आर गोइंग ऑन। बट देन वो हर एकेडमी में, हर बैच में देयर आर ऑलवेज कुछ लड़के होते हैं वो ड्रॉप आउट करते हैं, वो गिव अप कर जाते हैं। हर बार होता है ये, हर बैच में होता है कि भाई हमसे ना होगा। तो मेरे से आगे जो दौड़ते थे, जो चौथे नंबर पे कुछ ऐसे थे, वो 1.5-2 हफ्ते के बाद दे गिव अप यार, बोला सर हमें वापस छोड़ो। और मेरी हवा खराब हो गई, मैंने कहा यार ये तो मेरे से आगे दौड़ता है, अगर ये तो मैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो फिर यहाँ पर जब ऐसी स्थिति आती है ना, अगेन वो जमीन का जुड़ाव हेल्प करता है, जमीन को जुड़ाव हेल्प करता है, और वैल्यू सिस्टम जो आप फैमिली और सोशल वैल्यू सिस्टम लेके आते हो वो हेल्प करता है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि आज मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे बगल का पड़ोसी मुझे शायद ठीक से नहीं जानता होगा फ्लैट में, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आज यहाँ पर रहने वाला लड़का जाता यहाँ से और सेम माइंडसेट में होता तो, और वो जो 3 लड़के भाग के आए थे ना, वो वही वाले थे जो शहरों में रहते थे, लेकिन मैं तो गांव से जुड़ा हुआ आदमी था ना। वहां से बाहर एक तो मेरे फादर, मतलब मैं कल्पना ही नहीं कर सकता मैं फादर को आके फेस कर लूं कि पापा मुझे ट्रेनिंग नहीं हुई, मतलब आई जस्ट कुड नॉट। अगर उससे 10 गुना ज्यादा भी होती ना तो भी देयर वाज दैट डोर वाज नॉट ओपन कि आप फादर को आके बोल दो कि पापा मुझसे हो नहीं रहा, एंड आई गिव अप। एंड अब गांव की जिस समाज से मैं आता था, मतलब कैसे जाओगे उस गांव में कदम रखने की आप सोच नहीं सकते। भैया देश छोड़ दो आप, कि टकराना जाए मुझे गांव वाला कोई आमने सामने, जो ये सामना करना पड़ेगी भाई तुझसे भाग के आ गया था। तो वो जो सोशल एंड फैमिली वैल्यूज थे हमारे जमीन से जुड़े हो उठने के कारण, वो हमें स्ट्रेंथ देता रहा, बिकॉज देयर वाज नो लुकिंग बैक। उनके सामने शायद वो नहीं था। अब यहाँ पर मैं रहूं, यहाँ पर इसी जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, यहाँ कोई बच्चा जाए वापस आ जाए मुझे पता ही नहीं चलेगा। सही बात है सर। उसको कोई शर्मिंदगी फेस ही नहीं करनी है, कोई नहीं जानता सोसाइटी में। मेरे ऊपर उसका बच्चा कोई गया भी होगा, इस बिल्डिंग का ही बच्चा कोई एनडीए में गया होगा, ओटीए में गया होगा, एमए में गया होगा, मुझे पता ही नहीं है। और अचानक दिखेगा थोड़े दिन बाद, तो मैंने कहा पता नहीं होगा कहीं गया होगा, मुझे क्या पता। तो ये वैल्यूज जो थे, दैट इज व्हाट केप्ट अस गोइंग। बट अदरवाइज इट वाज सो गुड, एकेडमी वाज सो गुड। मुश्किल वक्त में जब डालते हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एकेडमी में एक बात बोलता हूँ, एकेडमी में जिंदगी जीना सिखा देते हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे नौकरी करनी नहीं करनी, एक बार फौज में भर्ती जरूर हो जाओ, ठीक है ना। अभी जैसे अग्निवीर वाले में यही बोलता हूँ, चले जाओ यार, तुम 4 साल के बाद चले जाओ, इट विल ऑलवेज हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। जो वो सिखा देता है उतने दिन में, वो बाहर आपको कितनी आप लीडरशिप ट्रेनिंग ये वो कर लो, एकेडमी की ट्रेनिंग जो होती है ना, उससे बढ़िया दुनिया में कोई ट्रेनिंग नहीं। उसका एक और कारण है, बाहर जितनी भी ट्रेनिंग है ना, ट्राई एंड मेक यू फील गुड। एकेडमी में दे ट्राई एंड मेक यू फील एज हॉरिबल एज पॉसिबल। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है शिक्षा ज्ञान देने का ना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वहां पर इतना कष्ट दिया जाता है, और तो वो उससे आप जो मेंटली स्ट्रांग होकर निकलते हो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एकेडमी से निकलने के बाद सम ऑफ अस, if you are not, lot of us come back to the physical level of probably the same, but वो mentally इतना strong कर देते हैं और वो विश्वास भर देते हैं कि how much can your body take। कोई ज्यादा, मैं to be very honest मैं आपको ये भी बता दूं, जितने यहाँ सुन रहे हैं, ऐसा कोई strong नहीं फिजिकली बन के निकलते हो आप। आपको सिर्फ ये है, ये आपकी अभी जो शारीरिक शक्ति है, आपको बोध नहीं है। एकेडमी उसका बोध कराएगी कि यार मैं इतना झेल सकता था, मेरे पास ताकत, ये तो मैं घर से लेके आया था, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतना झेल सकता हूं और मैं टूटूंगा नहीं।
वो विश्वास जाते जाएंगे कि तुम ये भी झेल लो, ये भी झेल लो, तुम नहीं टूटोगे। और लगता है अब नहीं, लेकिन देखते हैं तो एट द एंड ऑफ इट यू फील कि यार दिस स्ट्रेंथ वाज ऑलरेडी देयर इन मी। तो वो रेजिलियंस रहती है। और दूसरा एक साथ जो कम्राडरी जो सीखते हैं हम आर्मी में आए, आप भी आए और आपने नौकरी करी, तो कितने लोगों के साथ 2-2 साल 3-3 साल टेन्योर काटा होगा। जो रेजिमेंटेशन है वो तो पूरी जिंदगी टेन्योर काटते हैं एक के साथ, बट वो एकेडमी के टाइम के जो दोस्त बनते हैं वो जिंदगी भर वो बॉन्डिंग कभी नहीं खत्म होती, क्योंकि मुश्किल वक्त में आप साथ रहे होते हैं ना, मुश्किल वक्त में साथ रहे होते हो। जब एक बंदा टूट रहा होता है तो दूसरा सहारा दे रहा होता है कि नहीं यार चल 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 चल, थोड़ा और है, थोड़ा और है, थोड़ा और है, थोड़ा और है। और वो जो मदद करने का प्रयास करता है, कोई पैर में मोच आ गई या चला नहीं जा रहा है तो दूसरा उसका राइफल लेता है, नहीं तो उठा लेता है और साहस देता है, वहां देता है। अपना जो वाटर बोतल का थोड़ा सा पानी है वो देखता है खत्म है, बोला नहीं तू पी ले। वो जो एक भावना आती है संयुक्त रूप से रहने का, द वैल्यूज दैट यू लर्न, that stands you not only in army but throughout your life, and that is a wonderful thing which should happen. Otherwise the academy, even आज भी हम लोग हैं इतने सालों बाद भी, रिटायर होने के बाद भी, you will keep seeing कोर्स मेट मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? वो एकेडमी में साथ थे, you know, कोर्स मेट मिल रहे थे, एकेडमी में साथ थे। तो वो that was but and आचार्य जैसे था मेरा कोर्स मेट, तो वो अलग ही है। तो वो मेरे एकेडमी में जो हमारा बना था, और हम एक ही कंपनी एक ही प्लेटून में थे, तो बड़ी कहानियां हैं, एक से एक है एकेडमी की। तो या सो जैसे सर ने सो गाइस यू नो लाइक जैसे सर ने बताया, सी व्हाई एकेडमी इज डिफरेंट। आज आप IIM अहमदाबाद से कर लो, कहीं से भी कर लो, यू गो एनी डैम प्लेस इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आप 1 साल का जो ट्रेनिंग करते हो, 1 साल 3 साल डिपेंड कौन से एंट्री से जाते हो, इट इज डिफरेंट, यू नो लाइक जैसे मैं और सर हम दोनों फीलिंग लेके ना, अभी जैसे सर नरेट कर रहे थे ना, मैं ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं तो कोई गटर में रोल कर रहा हूँ एकेडमी में और कोई अता पता नहीं। योर बॉडी, जो हमारी जो बॉडी है ना, दैट इज सो अमेजिंग, यू नो लाइक वो जितना ले सकता उतना लेता हो, यू नो लाइक वॉट एवर यू गिव। एंड व्हेन यू रियलाइज, जब आप बाहर आते हो एकेडमी के बाद 1 साल के बाद, और आपकी जैसे सर ने कहा कि लेवल ऑफ फिटनेस ऐसे नहीं कि बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बट द मेंटल टफनेस इज सो स्ट्रांग। यू विल वंडर कि ये मेरा ही बॉडी था क्या जिसने यू नो लाइक 50 किलोमीटर रन किया हो, या पुशअप्स किया, और रात को 2 बजे कबर्ड के ऊपर चढ़ के मुर्गा बना हो, या व्हाटएवर जो भी। सो इट वाज अ फेज ऑल ऑफ अस रिलिंक्विश। और जैसे कोर्समेट्स की सर ने बात की, ये कोर्समेट ऐसा स्पीशीज होते हैं ना, ये कभी बूढ़े नहीं होते, they remain as young as that academy days, you know like आज भी मैं देखता हूँ हमारे कोर्समेट है, सर के कोर्समेट्स होंगे, इवन जो सीनियर कोमोडोर्स, एडमिरल्स या जनरल्स, उनका जब कोर्स मिलता है, so they will be as young as that day in academy, you know that Yes. is the beauty of this coursemate। ये ऐसी जाति हैं, प्रजाति हैं, ये कहीं पे भी आ जाते हैं। जैसे मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ सर, कोई बॉम्बे आ जाता है कोर्समेट, so now they are going to be brigadier equivalent, वो घर आ जाते बिना बताए, मतलब देयर इज नो अनाउंसमेंट, एंड सडनली यू आर सरप्राइज। तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी कोई गेस्ट होता है, वो आता है, बैठता है, बोलता है ड्रिंक्स बना, और बस चले भी जाता है, बोलता है ठीक है बाय करके, यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्पीशीज कॉल्ड कोर्समेट। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस। ओनली थिंग इज कि आर्मी में बिकॉज ऑफ द you know like because the war scenario happened and there are deployments at various places, so they tend to lose so many of course-mates, you know, whereas you won't see much happening in the Navy and Air Force, but so that losing a course-mate, इससे बड़ा दर्द लाइफ में और कुछ नहीं होता है, you know, it's so tough to digest. So sir, when you were posted after your academy, how was that experience of getting posted in Kashmir and LOC, sir? मतलब what different was it for the perspective of everyone? एक तो मैंने ओपनिंग में ही बताया, my first experience, you know, when I came and went into the LOC, तो मेरा पूरा जो 3 परसेप्शन थे मेरे, वो वहां बदले। एंड मेरे लिए तो मतलब वो सबसे बड़ा तो वही एक्सपीरियंस था, एंड पूरी तरह से मैं बदल गया। और उसके बाद यू नो मैंने कहा ना, मैं पीस लविंग एक आदमी हूँ, आज भी हूँ। मैं मुर्गा नहीं काट सकता, अगर कोई है ना
और मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडे के अलावा नहीं कुछ खाता। लेकिन वहां पर जब एक सीमा आ गई, मुझे समझ में आ गया कि ये किस आदमी से मैं डील कर रहा हूँ, द एनिमल दैट आई एम डीलिंग विद, आई वाज डेस्परेट टू चॉप ऑफ हेड्स। एंड या जब वो बात अंदर समझ में आ गई बिल्कुल, तो फिर देन यू नो आई हैड दैट probably you can say that अर्जुन वाला फीलिंग, यू नो, दैट अर्जुन जो इनिशियली ही वाज रिलक्टेंट, क्यों लड़ना है महाभारत की लड़ाई में ना, क्यों लड़ना है, शांति से रह लेते हैं, प्रेम से रह लेते हैं, समझौता कर लेते हैं ना। वो फिर वो भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि क्यों लड़ना है। तो मेरा शुरुआत शायद वैसे ही कुछ था कि क्यों ये समझा लेते हैं, प्रेम से रह लेते हैं। बट जब समझ में आ गया तो उसके बाद went all out. Then I went all out, and then we did what we did. And I'm so very fortunate again, you know, I had got commissioned into Army Service Corps. तो बट पहला अटैचमेंट होता है सबका, इन्फेंट्री अटैचमेंट होता है। वहां गए, वहां का अनुभव लिया, वहां से वापस आए और अपना लॉजिस्टिक्स, आई लव, आई एम अ लॉजिस्टिक्स मैन एंड इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। तो वो भी किया। फिर then the terrorism was probably getting out of hand in Kashmir, so the army decided to वो एक राष्ट्रीय राइफल्स बनाने की कोशिश करी उन्होंने। एंड हम जो पहले वाले टाइप में थे, जिनकी वो आजकल तो एक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, हमारी वो भी नहीं हुई थी। तो सीधा जस्ट टैग पहुंचे लोग, मतलब इधर से उधर से, इन एक्सपेरिमेंट था। एंड इट वाज द लास्ट, कह सकते हैं ना कि देश ने वो लास्ट स्ट्रॉ, मतलब लास्ट उपाय कर लिया था कि यार ये चल जाना चाहिए। And things were really bad, though. Then we did, it was like a lot of things can't be spoken on here, but then then we did what we did, and it changed my life again, you know. पहला वो अटैचमेंट वाला, और फिर ये मेरी जिंदगी का जो कुछ भी है सीखा मैंने। अब मैं तो बताऊं, मैं आर्मी से, मैं तो ये कहता हूँ कि आर्मी के पहले तो मुझे जानता ही नहीं था, जीरो था, कुछ नहीं बोध था मुझे जिंदगी में। आज जो कुछ बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ये आज जो सुन रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप ठीक बोलते हो, यू हैव अ माइंड एंड ऑल, ये सब आर्मी का दिया हुआ है। और आर्मी में भी ऐसा नहीं किसी ने बैठा के सिखाया है, अनुभव ने सिखाया है। आर्मी ने ऐसी स्थिति में डाल दिया, पोजीशन में डाल दिया कि सब सीखना पड़ा। आई सॉ लॉट ऑफ ब्लड, अपने जवानों को, मतलब यू नो, वी एक्चुअली वी डीलिंग विद डेथ, है ना। वी ऑल बिकेम ट्रेडर्स ऑफ डेथ, है ना। मौत के व्यापारी हो गए हम सारे के सारे। तो शत्रु था वो हमारी मृत्यु चाहता था, हम उसकी मृत्यु चाहते थे। एंड लेट्स सी हु गेट्स व्हाट, एंड दैट वाज गुड। शत्रु की मृत्यु वाज फैंटास्टिक, इट वाज ऑलवेज ग्रेट, अ ग्रेट फीलिंग। बट एट टाइम्स सबसे ज्यादा पीड़ा होती थी जब अपना कोई जवान घायल हो जाता था। तो जब अपना कोई जवान घायल हो जाए तो इट वाज ऑलवेज अ रेस, यू नो। तो आप एक दौड़ लगाते थे, वो दौड़ लगाते थे किसके साथ? द रेस वाज अगेंस्ट डेथ। तो आपको पता है कि जिसको, जवान को लेके मैं भाग रहा हूं, अब पहले मृत्यु पहुंचती है या मैं पहुंचता हूं जवान को लेके, मतलब मैं, मतलब हम जो लेके भाग रहे हैं। दैट वाज, वो एक दौड़ होती थी कि इस दौड़ में पता नहीं कौन जीतेगा। और अगर हम जीत भी जाएं और बच भी जाए जवान, तो भी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही था। जब घायल हो गए तो लिम्ब या कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान होगा ही होगा, तो वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते आप। और दुर्भाग्यवश अगर हार गए वो लड़ाई, तो इट वाज वेरी वेरी सैड, यू नो। मतलब आपकी बाहों में कोई आपका जवान दम तोड़ दे, इससे ज्यादा तो कोई पीड़ादायक बात है नहीं। तो ये सारे अनुभव हुए। फिर मुझे लगी, तो मैंने मृत्यु का अनुभव किया। उस जो क्षण थे मेरे मृत्यु के साथ, जो जब आई लिव्ड दैट लाइफ ऑफ डेथ विद पीपल, मतलब डेथ के साथ जो मैंने समय गुजारा, उसने बहुत कुछ सिखा दिया। और आज तक मैं जो कुछ कर रहा हूँ, आई ट्राई एंड मैं प्रयास करता हूँ कि उस वक्त जो मुझे समझ में आया था उसी को रिकॉल करूं। और क्योंकि वापस जब बच गए हम, फिर माया मोह की जिंदगी में आ गए हैं, तो फिर अगेन वो माया मोह चढ़ गया। आई एम ऑर्डिनरी, मतलब साधारण व्यक्ति हूँ, तो जो सभी की होता है वो दैट परत फिर से चढ़ रही है। बट क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वांट टू, कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो देन आई ट्राई एंड कनेक्ट बैक टू दैट। उस वक्त क्या था मेरा स्टेट ऑफ माइंड एंड व्हाट वाज दैट फीलिंग, एंड देन आई कनेक्ट टू दैट पॉइंट एंड whatever was going in my head and whatever जो मुझे समझ में आ रहा था, और उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेने का प्रयास करता हूँ।
एंड ये सारा आर्मी ने अनुभव दिया। सच ए वंडरफुल, मतलब सेना से बढ़िया तो जीवन का सीखने का और कोई जगह ही नहीं है। जीवन के बारे में समझना सीखना, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में समझना सीखना। एंड जीवन का एक और बात बताऊं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मेरे जैसे अनुभव से नहीं गुजरा है उसको समझ में नहीं आया होगा। बड़े बड़े महान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन मुझ जैसे मूढ़ व्यक्ति को शायद ये अनुभव जरूरी था। बिकॉज क्योंकि ऐसा है ना कि आपने अगर अंधेरा नहीं देखा है तो आपको रोशनी का अर्थ समझ में नहीं आएगा। आपने अगर रात नहीं देखी है तो आपको सवेरे का सूर्योदय का वैल्यू नहीं समझ में आएगा। तो मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जो मैं सबको इसी अनुभव से गुजरना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो मूढ़ व्यक्ति मतलब मोटी बुद्धि समझ लो या जो समझ लो, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जब मैंने मृत्यु देख ली तो मुझे जीवन समझ में आने लगा। उसके पहले नहीं समझ में आ रहा था। तो जब बिल्कुल डार्क, वो डार्क नहीं बोलूंगा, वो ऑपोजिट देख लिया तो ये समझ में आने लगा। और फिर ये समझ में आया कि दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, इट्स ऑल द सेम। तो अब जब जीवन में हूं तो मैं आई ऑलवेज जीवन में जो कुछ करता हूं तो वो मृत्यु से रिलेट करके करता हूं कि यू नो दैट इज दी, बिकॉज अल्टीमेट तो वही है, अल्टीमेट सत्य तो मृत्यु है। सो ये सारा का सारा मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ये सारा अनुभव मुझे फौज में मिला, अनुभव सेना ने दिया। एंड couldn't have asked for more. But then sir, since we are on this question only, so मैं आप जो मेरे ऑडियंस है, would you like to narrate that incident, sir, if at all it is not going to a traumatic, जो आपको गोली लगी थी ना सर, वो थोड़ा गोली लगने के बाद का नहीं, गोली वो जो ऑपरेशन थी सर, जहां पर आपको गोली लगी, आपने टेररिस्ट को मारे थे। ओके, ऐसा था कि एक इलाका था जहां पर मैं ट्राई कर रहा था काफी दिनों से कि it's basically even outside I'm trying to see, I understood one thing there, that is what, there's another YouTube video of mine in which I say terrorism we aren't getting it right. वो अगर आप देखेंगे तो there I talk about this, that it is basically before it is a physical battle, it is primarily a mental battle. Even terrorism, and when I say terrorism means मैं वहाँ military terrorism की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking of 26/11 kind of things. So सबको लगता है कि ये बंदूक की लड़ाई है, बंदूक की लड़ाई नहीं, ये सोच की लड़ाई है। बंदूक की लड़ाई माध्यम है उस सोच को स्थापित करने का, उस धारणा को स्थापित करने का। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, बट ये सारा कुछ मैं वहीं सीखा। तो वहां पर भी लगता है आपको कि ये सारी लड़ाई है, गोलीबारी है, मारना है, पिटना है, लेकिन मैं वहां पर ये समझ गया था कि ये सारी लड़ाई पहले दिमाग की है। तो मेंटल बैटल था व्हिच आई वाज प्लेइंग विद दिस गाइस। तो आई क्रिएटेड ए परसेप्शन, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल, बिकॉज वो आज भी यूज कर रहे होंगे शायद कुछ लोग। तो टू ल्यूर द टेररिस्ट कि मैंने वो एक परसेप्शन क्रिएट किया कि फलाने इलाके में वी आर कॉम्प्लेसेंट, राइट, कि और एक परसेप्शन वहां फैलाया कि इस इलाके में के लोगों को हम अच्छा समझते हैं और इस इलाके के लोगों को हम मानते हैं कि ये कोई टेररिस्ट के साथ नहीं कोऑपरेट करता है। एंड मैं जाके उनको बधाई देता था और दुनिया में बोलता था ये इलाका बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, सब साथ देते हैं और यहाँ किसी भी आतंकवादी को आने नहीं देते हैं एंड ऑल। वो सारा कुछ मैं इसीलिए कर रहा था और वहाँ ऑपरेट करना बंद कर दिया। बस जाते थे हम, चाय वाय पी के आते थे, बट ऑपरेट नहीं करते थे। बाकी सब जगह करते थे, वहाँ ऑपरेट नहीं करते भी थे। तो इट वाज ऑलवेज वेरी वेरी डिस्क्रीटली, नो वन न्यू दैट वी हैव मूव्ड अराउंड। अगर वो वाला उस दृष्टि से ऑपरेट करते थे रात को, तो नो वन न्यू कि वी हैव कम एंड गॉन। तो देयर वाज अ परसेप्शन दैट आई क्रिएटेड कि आर्मी तो इसको ढीला समझ रही है, यहाँ कोई आने नहीं है। आर्मी ने इंप्रेशन की है यहाँ पर हम आतंकवादी चाहते नहीं। And then there was a time it was raining like cats and dogs, and और मैंने अपना एक कुछ सोर्स छोड़ने की कोशिश करी थी कि जब अच्छे तरीके से कोई आएगा तो मुझे पता चले, then I'll get in, तब तक नहीं। तो एक समय था, रात को था, बहुत बुरी तरह से बारिश हो रही थी एंड वो फुटहिल्स में था वो गांव। तो नीचे फुटहिल मतलब पहाड़ खत्म होने के बाद जब प्लेन शुरू हो जाता है, एक रोड था, रोड के साथ गांव था। तो आई समहाउ न्यू माय गट फीलिंग कि आज होंगे अंदर।
आज अंडर 100% होंगे। तो वो गट फीलिंग था। आई टोल्ड माई सीओ टोल्ड कि यू आर लूजिंग पेशेंस, यार थोड़ा और इंतजार कर लिया, अभी खबर आई क्या? मैंने खबर नहीं आई से, लेकिन आज होंगे पक्का। तो क्यों? क्योंकि मैं आतंकवादी ऊपर पहाड़ों में जिन गुफाओं में रहते थे मैं उनमें रह चुका था। तो उन गुफाओं में क्या होता था कि बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं कि आप गुफा में है तो आप सेफ हैं, आपके नीचे से भी पानी बह रहा होगा, तो आप बैठ भी नहीं सकते, राइट? तो इट वाज सो मिजरेबल। तो मैंने कहा इफ आई एम अ टेररिस्ट और मैं बैठा हूं ऊपर गुफा में, ठंड भी लग रही है, बारिश भी हो रही है, थोड़ी ठंड भी लग रही है, और नीचे मुझे वो गांव दिख रहा है, और मेरे मन में ये पूरा विश्वास है कि यहाँ सेना तो कभी आती नहीं है, तो खाना मिल रहा होगा वहां पर, अभी जाऊंगा तो वहां गर्म खाना मिलेगा, मीट मिलेगा, रजाई मिलेगी सोने को, गर्म वो बुखारी जो बोलते हैं, कमरा गर्म, ये सब कुछ मिलेगा, और सेना आती नहीं, तो मैं क्यों यहाँ रहूंगा यार? If I was a terrorist, I would definitely go down there. That was that. I put myself into the shoes of a terrorist. And that's how I used to operate. That's how, मतलब I always, जितना आप सटीक अपने शत्रु को समझ पाएंगे उतनी कामयाबी है आपकी। And I took that call and I went in and yeah, they were there. I didn't know कितने हैं क्या है, but yes, तो मैंने बारिश में ही हम लोग गए और हमने घेरा गांव को घेरा। चूंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो वो हमारा एडवांटेज भी हुआ, क्योंकि ज्यादातर घर जो थे सीजीआई शीट के टॉप रहते हैं, तो सीजीआई शीट के टॉप पे बारिश गिरे तो इतना शोर होगा कि अंदर वाले को बाहर जब आप कोई आ भी गया तो पता नहीं चलेगा, वरना नॉर्मल स्टिल साइलेंट नाइट में शायद थोड़ी सी पैदों की आवाज या किसी दो जवान टकरा गए या राइफल टकरा गई तो कुछ आवाज शायद अंदर समझ में आ जाए, लोग चौकन्ने हो जाए, उसमें किसी को कुछ पता नहीं चला। तो 2 बजे के आसपास हमने सारे ही, जैसे मैंने सारा कॉर्डन लगाया, बारिश रुक गई, वी वर ऑल ड्रेंच्ड पूरा अंदर तक। We kept on like this and जब सवेरे हुआ तो I announced using the PA system that we are here and सारे गांव वाले बाहर निकल जाओ भाई, so that गांव वाले निकले बाहर तो फिर हम अंदर जाएंगे, so that there are no collateral damages of casualties। अब ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये मुझे उस वक्त नहीं पता था, ये बाद में मुझे पता चला, हॉस्पिटल में मुझे बताया गया, क्योंकि बाद में अंदर क्या हुआ, गांव में क्या थे, वो इंटेलिजेंस से सोर्सेस थे जिनके उन्होंने पता करा, तो उससे ये पता इधर एक घर में काफी सारे आतंकवादी थे, और जब हमने सुबह अनाउंस किया तो उनके अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उसी घर वाले ने उस इंटेलिजेंस सोर्स को बताया था कि मेरे ही घर में थे। जब सुबह अनाउंसमेंट हुआ तो अफरा तफरी मच गई, और एक था, ठीक है, एक रेपुटेशन बना हुआ था। सेना में क्या होता है, जवान अच्छे हो तो नाम कमांडर का हो जाता है, तो मेरे जवान बहुत बढ़िया थे, आई हैड गुरखास, तो ठीक है, हम खूब मारते थे, तो खूब मारते थे, नाम बना हुआ था, खौफ था दुश्मन के मन में हमारे लिए। तो जब आवाज सुनी उन्होंने, और आवाज हमारी शुरू से ही बुलंद रही है, तो जब आवाज सुनी उन्होंने तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो बचना मुश्किल है। दैट इज व्हाट दे डिस्कस्ड इनसाइड, कि अब बचना मुश्किल है। सो व्हाट डू वी डू, दे वर लिटरली स्टार्टेड पैनिकिंग कि तो आई थिंक सुसाइड ही है, या इधर वी शूट आवरसेल्व्स, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग कर लिया, अगर आप कॉन्टैक्ट शाम को करो तो दे हैव अ चांस, 2-4 घंटे किसी तरीके से ड्रैग कर लो अंधेरे में, वी कैन प्रॉब्ली एस्केप। ये लोग अर्ली मॉर्निंग कर लिया, एंड वी हैड अ रेपुटेशन कि वंस वी कुड आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ अ टेररिस्ट, तो कभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेते थे। एक हमारा रेपुटेशन था, 40-45 मिनट में हम बाहर टांगी, मतलब डेड बॉडी खींच के ले ही आते थे, बस पता चल जाए कहाँ है। ये मेरी कंपनी का एक रेपुटेशन था, कर्टसी माय बॉयज, आई हैड गुरखास फैंटास्टिक गाइस। तो वो ज्यादा लंबा खींचने में विश्वास नहीं रखते थे, बोला सब पता चल गया ना, अब इसको खत्म। तो उन्होंने कहा विद दैट रेपुटेशन, दैट एवरीथिंग, एंड अर्ली मॉर्निंग दे न्यू कि द गेम इज ओवर। So that is why they 3 of them probably volunteered or whatever it is to come and divert our attention and offer themselves as fedais. They knew कि सारे इतने सारे मारे गए हैं कि तीन ही मर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम घेरा ही हुआ था, वो अंदर ही, बिकॉज हम अंदर जा नहीं रहे थे, बिकॉज अंदर गए और कहीं कॉन्टैक्ट हो गया तो अननेसेसरी कैजुअलिटीज हो जाएंगी। तो वी वर इंश्योरिंग कि जब तक सारे नहीं निकल जाएंगे, अब सुबह आप अनाउंस कर दो तो बिस्तर से निकलते उठते लोग टाइम लगाते हैं, और वहाँ रोज का ही मिला है तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो भी बेचारे लोग वहां के भी तंग आ गए आतंकवाद से, तो ये कॉर्डन सर्च होता रहता है। तो फिर वो उसका फायदा उठा के उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, बाकी एक जगह थे वो अलग चेंज कर लिया, वहां से उन्होंने मुझे चैलेंज करना शुरू किया मेरा नाम लेके। ये मेरे से एक भूल हुई, मैं यहाँ सबको बता रहा हूँ, ये मेरी गलती है। इट इज मोर देन दी उनकी, इट इज माई मिस्टेक दैट आई कुड नॉट, मेरे को लगा कि ये कुछ गलत तो है,
बिकॉज कभी भी आतंकवादी ऐसा चैलेंज नहीं करता है, लास्ट मिनट तक ही विल टेक हिज चांसेस। एंड ऐसा कई बार हुआ भी है कि हम घर में घुसे भी हैं और शायद वो ऐसी जगह छुपा था कि हमें पता नहीं चला, बाद में हमें पता चला कि यार हम तो मिस कर गए भी थे, लेकिन वो फलानी जगह छुपा था, उन्होंने चेक नहीं किया। तो दे टेक देयर चांसेस टिल द लास्ट मोमेंट एंड ये सारा कुछ करते हैं। बट मैंने कहा यार ये पहले ही बता रहा है, ये कुछ तो गलत है। बट ठीक है, इन दैट मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, वो चैलेंज कर रहा था तो प्रॉब्ली हमारा भी खून गर्म था। हमने कहा ठीक है भाई, जहां बोल रहे आ जाते हैं। तो आई दैट इज यू नो द किलिंग जोन था एंड आई फेल फॉर दैट ट्रैप। दैट इज माय मिस्टेक, दैट इज माय फॉल्ट, आई फेल फॉर इट। सो वहां चले गए एंड देन व्हेन वी वेंट, दो आगे से एक पीछे से, दो पहले आगे से आए, मतलब फुल ऑन, नो चिल्लाते हुए, पूरा फायर करते हुए, अल्लाह अकबर एंड ऑल। तो सीधा आए तो मेरे दो बंदे घायल हो गए। तो जैसे ही वो फायर करते हुए आए, मैंने पोजीशन ले ली थी, लेकिन वो दो बंदे नहीं ले पाए, वो घायल हो गए। तो मैं अपने पोजीशन से निकल के आया और उनको उठाने लगा। तो जब वो आए तो उन्होंने कुछ ब्लास्ट सा किया था, तो ग्रेनेड फेंका था या कुछ किया था। तो वो आतंकवादी भी गिरा हुआ था, एक मेरे बंदों ने भी गिर गया था, दोनों गिर गए थे, वो दोनों भी गिर गए थे, लेकिन एक तो खत्म था। दूसरा मैंने देखा जब मैं अपने आदमी को उठा रहा था कि वो दूसरा एक खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर भूल गया सारा कुछ। फिर मैंने उसको डाउन करा और अगेन मेरी दूसरी गलती है, मैं आई कुड नॉट कंट्रोल माय इमोशन फॉर द फर्स्ट ओनली टाइम, यू नो। So that is one thing, ladies and gentlemen, anyone who gets into the army. You know, in the army, when in a battle you make a mistake, it's going to cost. You know, when you make a mistake, you make a mistake and pay for it. And that's another mistake that I did, is that I should have, मेरे को करना क्या चाहिए था, उसको खत्म करके, and I should have come back. But मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया and शायद आवेश में आ गया, गुस्से में आ गया, तो मरने के बाद भी I was still going on कि इसने ऐसा किया क्यों मेरे जवानों के साथ। दैट वाज द मिस्टेक। तो वो तीसरा जो था वो पीछे से आया। अब उसने अपना लेसन लर्न कर लिया था कि वो दो थे जो चिल्ला के आए थे, तो ही वाज कमिंग क्वाइटली। तो वो पीछा चुपचाप आ रहा था कि यहां से लगा के मरेगा, कि एक रेपुटेशन मेरा और हो गया था क्योंकि मैं कई बार बच गया था। तो उनके मन में हो चुका था कि यार ये कैसा बंदा है, मतलब जाता ही नहीं है, मतलब कितनी बार कहाँ इतनी दूर से। अब बहुत सारी कहानियां मैं कितनी बताऊं, यू नो, इतनी दूर से गोली पूरी मैगजीन चली है यहाँ से और नहीं लग रही है मुझे, पैर के बीच में मेरे ग्रेनेड है, लाइव ग्रेनेड में, फिर भी जस्ट मैटर ऑफ सेकंड आई कुड एस्केप। एंड इसके अलावा भी कई बार एम्बुश ये वो, मतलब बहुत बार हो चुका था मुझे। तो उनने कहा कि यार ये बंदा मरता ही नहीं है, पता नहीं यार कितनी बार ट्राई कर लिया। तो उससे वो सोचा कि आई विल नॉट टेक चांसेस, इस बार मैं यहाँ जाके पीछे यहाँ लगा के मारूंगा। एंड ही आल्सो केम एज फिदाई, उसको पता था वंस आई कम आउट आई एम डेड, बट बिफोर आई डाई इसको तो खत्म करूं। तो वो बिना आवाज किए चुपचाप आ रहा था और मैं जो मेरे सामने जो लेटा हुआ था, तो मेरा हथियार मैं ऑब्वियसली भी खड़ा था उसके छाती पर ऐसे लेके। अब मेरी से ये तीसरी गलती ये हुई कि जब मैं पीछे मुड़ा, मुझे लगा कोई पीछे आ रहा है, तो मुड़ते वक्त मुझे ऊपर कर लेना चाहिए था अपना हथियार। तो मेरा जो ऐसे था, तो मैं जब पीछे मुड़ा तो मैं ऐसे कैसे ही घूम गया, और जब आमना सामने हुआ हमारा, तो मेरा हथियार नीचे था, उसका सीधा था। जिंदगी और मौत में इतना ही फर्क होता है। So he got the first shot before I could. That's how I got shot. That's the story. इससे ज्यादा एरर देता नहीं है। So it's not a sport or something where you will get a second chance. It's not a mistake that you do in any other job. Probably you'll get a second chance. You coming into army, you're going into battle, there are no second chances. I have been fortunate that I am still alive, and yeah, but there are no second chances. You got to be spot on in every first attempt of yours. That's the game. So you need. So if you come here, I actually tell people, you know, if you don't have it, I actually speak थोड़ा सा मैं उल्टा बोलता हूँ. Everybody says that please army में आओ, and I tell people कि मैंने कहा है अगर तो आना. If you don't have it in you, please don't come. Exactly, sir. You will because the price that you will pay for yourself, your families and men, it will be too huge. तो नहीं है दम तो मत आना. है तभी आना. Actually, वो ना सर जब आप बता रहे थे, because you are a great storyteller also,
आप जब बता रहे थे तो यू कैन एक्चुअली फील दैट आपके बाजू में ही खड़े हैं वहां पर, यू नो, लाइक हम साइड पे से देख रहे हैं, ऑल दिस एक होता है ना कि गैलरी में बैठ के देख रहे हैं, तो इट वाज यू नो लाइक, एंड देन हाउ वाज दैट मोमेंट सर, जब आप हॉस्पिटल में यू नो पीपल वुड एम्बिग्विटी होगी कि बचेंगे नहीं बचेंगे, एंड देन दैट पाथ ऑफ रिकवरी कि जहां यमराज ने ही बोल दिया नहीं यार रुको थोड़ा टाइम और है करके, बहुत बार देख लिया अब नहीं और भी रुको करके, वाज दैट पीरियड सर जहां जिंदगी और मौत के बीच में, जो आप अभी हमेशा एग्जांपल देते हो कि मैंने तो मौत देखी है तो जिंदगी कितना प्यारा है टाइप, so how was that phase sir? Okay, let me try and take you through that journey. There are two journeys that you must understand. एक तो physical journey and दूसरा spiritual journey. And the physical journey was that it is all both together intertwined, but I'll try and make you understand as जितना हो सकता है स्पष्ट. तो पहला ये था कि लगी तो मैं गिर गया, एंड जिस मैं गिरा तो मैं जमीन पे गिर गया, और मैं ये जानता था कि काम मेरा हो गया. मेरी मृत्यु, अब मैं मृत्यु के रास्ते पर चल पड़ा हूं, राइट. मृत्यु एक मोमेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, एंड मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एंड आई एम गोइंग. देयर वाज नो पैनिक, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था. बट एक स्पिरिचुअल मेरा ये था कि मेरा अपने शरीर से, जो बोलते हैं ना हम लोग बहुत ज्यादा अपने शरीर से अटैच हो जाते हैं, मैं ये हूं, यू नो, हाथ पांव सर ये मैं हूं, वो मेरा कनेक्ट हट गया था. बोध था मुझे, मेरा शरीर है, गोली लगी है, खून बह रहा है, ये सब था, मेरे को बोध था इस बात का. इससे अटैचमेंट, मोह खत्म हो गया था, और ना सिर्फ शरीर से, दुनिया के हर एक चीज से मोह खत्म हो जाता है. इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, क्योंकि शायद कोई ऋषि मुनि बहुत ज्यादा साधना करने के बाद जिस स्तर पे पहुंचते होंगे, जब जाके सब कुछ दुनिया की चीजें मिथ्या लगती हैं, मेरे को एक झटके में हो गया. एक सेकंड में जैसे ही मैं गिरा, वो सब कुछ मुझे, दुनिया की सारी मोह माया मिथ्या सब, शरीर से भी कोई मोह नहीं था, बोध था बट मोह नहीं था, अटैचमेंट, आई वाजंट अटैच्ड टू माय बॉडी. बस ठीक है, आई वाज इन दैट स्पिरिचुअल प्लेन. बट यस, जीवन के हर क्षण पे ना, द लेसन आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट, यू नो, इट्स वेरी, फॉर मी थोड़ा सा समझाना इसलिए मुश्किल है कि ये जो अनुभव है मृत्यु का, यू नो, भाषाओं का जब हम निर्माण किया है दुनिया में, जिस भी भाषा का निर्माण किया है, शब्दों का निर्माण हुआ है, तो वो किसी ने जब निर्माण किया तो इसी बेस पे किया है कि कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई सिचुएशन होगी, कोई चीज होगी जिसको वो समझाना चाहता है, तो उसने शब्द का निर्माण किया. लेकिन मृत्यु के इस अनुभव को जीने के बाद कोई वापस आया ही नहीं है, तो इसके लिए कोई शब्द का निर्माण हुआ नहीं है किसी भी भाषा में. So that with that handicap I'm trying to explain you with whatever knowledge language I have. तो अब मैं गिर गया, लेकिन अब मैंने कहा ना कि जीवन के हर में एक चीज होता है कि उस क्षण की एक सत्य है कि वो आपको करना चाहिए, उससे आपका परिणाम क्या होगा उसमें नहीं पड़ना है. आपको एक काम है, इस मोमेंट पे ये काम करना चाहिए. तो मैं जब गिर गया तो मेरे लिए एक काम था कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सांस लेना, बट मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं जीना चाहता हूं डेस्परेट, मुझे बचाओ मुझे, ऐसा कुछ नहीं था. ये क्षण है, इस क्षण का ये सत्य है, लेकिन इस क्षण का सत्य में मेरा एक कर्म है कि मुझे श्वास लेने का प्रयास करते रहना, विच वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट एज इजी एज वी आर ब्रीथिंग इट नाउ, यू नो, समथिंग लाइक आप 10-20-30 किलोमीटर दौड़ चुके हो और फिर भी कोई धक्का देने और तो कितना मुश्किल होता है एवरी गैस्प ऑफ एयर टू पुल इट, यू नो. दिस वाज इनफाइनाइट टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन दैट. तो बट मैंने कहा ये मेरा, लेकिन इस क्षण का सत्य ये है कि मुझे सांस लेना है, ट्राई करना है, जितना लेते रहो. वो मैं कर रहा था. तभी मेरे को लगा कि मेरे जवान उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि साहब रुक जाओ, होल्ड ऑन, कुछ नहीं होगा. फिर उन्होंने मुझे एक गाड़ी में डाला, कैस्पर, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, तो इट इज नॉट मेंट फॉर कंफर्ट, माइंड प्रूफ बुलेट प्रूफ होती है, कोई सस्पेंशन वगैरह ज्यादा होता नहीं है, तो वो बंद हो जाती चारों तरफ से. ऑब्वियसली माइंड प्रूफ बुलेट प्रूफ तभी रहेगी जो चारों तरफ से बंद हो जाएगा. बंद हो गई तो उसमें थोड़ी देर मैं बैठा था, उसमें कोई कंफर्ट नहीं, बस फर्श पे ही बैठा था, गाड़ी के फर्श पे बैठा के ऐसे टिका हुआ था. तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि इस गाड़ी में ही लेके जाएंगे मुझे. तो मैंने कहा यहाँ से मैं वहां तो नहीं पहुंच सकता, अस्पताल में तो मेरे हिसाब से इस रोड से, एंड वो माइंड प्रूफ गाड़ी इट्स नॉट मेंट फॉर, मतलब इट्स नॉट नोन फॉर स्पीड. तो मैंने कहा यार ये तो 1.5-2 घंटे का काम है, इतना तो नहीं खींच पाऊंगा मैं. तो ये मेरे मन में विचार आ रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ देता हूँ,
नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ, अब नहीं हो पाएगा, तो वो ड्राइवर के पास एक लीवर बटन होता है, तो वो खोल दबाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है पीछे, इट जस्ट फ्लंग्स ओपन। तो जैसे ही उसने वो किया, दरवाजा खुल गया और मुझे हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज सुनी। जब रोटर की आवाज सुनाई दी तो मैंने कहा रुक जाओ। आई वाज जस्ट अबाउट टू गिव अप, बट रोटर की आवाज सुनाई दी, मैंने कहा रुक जाता था। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर में डाल दिया। हेलीकॉप्टर में भी अब 10-15 मिनट, पता नहीं, समय का ट्रैक नहीं था मुझे, और सर के ऊपर ही इंजन होता, उसमें गड़ 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 वो भी कर रहा है। तो मैं बैठा था वो पीछे, पायलट के पीछे वाली सीट पे, ऐसे करके सर लटका। तो मुझे लगा कि यार नहीं हो पाएगा अब, ये भी पता नहीं कितना टाइम लग रहा है इसमें भी। तो अगेन जैसे ही मेरे मन में ये आया बात, तो मुझे ऐसा कोई ईश्वरीय, कोई दैवीय चमत्कार था या क्या था, ऐसा प्रतीत हुआ कि पायलट को मेरी बात सुनाई दे गई जो मेरे मन में। तो मेजर सिन्हा थे वो, तभी वो भी सिन्हा ही है। तो कैप्टन थोंगे और मेजर सिन्हा ये दोनों पायलट थे। तो उनको ऐसा लगा वो पलट के पीछे और मेरी तरफ चिल्लाए, बोला सिन्हा रोक, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वो देख वो देख वो देख, बीबी कैंट, श्रीनगर का जो कैंटोनमेंट है उसको बीबी कैंट बोलते हैं। बोला बीबी कैंट देख। तो मैंने थोड़ा सा लेटे लेटे थोड़ा सा तिरछा किया बस, और बीबी कैंट का पैड दिखा, वहां एक एम्बुलेंस खड़ी दिखी, बाहर स्ट्रेचर लेके 2 बंदे खड़े दिखे। मैंने कहा रुक जाओ अभी, जस्ट अबाउट टू गिव अप, मैंने कहा भी रुक जाते थोड़ा सा और। तो हम रुक गए और फिर उसमें डाल दिया तो ले गए फिर आईसीयू में। अब आईसीयू पहुंचते अब मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस अब मेरा जा रहा था, धूमिल हो रहा था, पूरा नहीं क्लियर हो रहा था। इसके पहले मुझे सब दिख रहा था, मतलब मेजर सिन्हा मुझे स्पष्ट दिख रहे थे, उसके बाद भी मैं पहचान, मतलब बाप है पहचान सब कुछ, लेकिन अब मेरे को धूमिल हो रहा था। लेकिन पहुंचते ही वो शुरू कर दिया उन्होंने, कपड़े वपड़े फाड़ने फूड़ने, मतलब जो उनके ड्रिल हैं, ये लगाना वो लगाना। मुझे लगा कि लोग मेरे चारों तरफ कुछ कुछ कर रहे हैं। अब मैं भी समझ गया कोई तो इसमें से डॉक्टर हो गई। तो बस मेरा आखिरी जो वाक्य था, जो शायद मेरा आखिरी वाक्य होता, डॉक्टर विल आई सर्वाइव। तो एक आवाज ही आई, नहीं यस यस यू विल सर्वाइव। तो जो कि डॉक्टर ने बाद में मुझे बताया कई दिनों बाद कि उस दिन जब मैंने बोला ना यस यस यू सर्वाइव, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की इंजरी थी बचना नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। बट ठीक है, एक तो डॉक्टर, ऊपर से फौजी डॉक्टर, तो कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा था कि यस यस यू विल सर्वाइव। तो वो ठीक है। ऑपरेशन में कितना टाइम लगा मुझे पता नहीं, और उसके बाद में होश मेरा चला गया, और वो वैसे चला गया या कुछ मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया मुझे नहीं पता। फिर मुझे होश आया तो मैं कितनी देर बाद आया इसका आई गॉट नो ट्रैक ऑफ टाइम। तो मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पढ़ा था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पढ़ा हूँ। खोली मैंने तो देखा कि सब गैजेट वेजेट लगे हुए चारों तरफ मेरे, और सब लगे हैं डॉक्टर नर्स, ये वो आपस में कर रहे हैं, ये करो वो करो कर रहे हैं, चल रहा है। तो मैंने कहा कि अरे, बट अब यहाँ इट वाज शायद एनेस्थीसिया का इफेक्ट था या अदरवाइज आई स्टिल डोंट नो, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था, मतलब उंगली भी इतनी सी हिला नहीं सकता था अपने चेहरे को एक्सप्रेशन देने के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस पड़ा है फ्लैट डेड बॉडी की तरह, बस सांस ले रहा है। तो और ऑक्सीजन के पाइप पड़े हुए थे नाक में। तो अब फिर से मेरी सांस जाने लगी। तो मैंने कहा यार अब जा रही है तो अब तो कोई नहीं बचा सकता, आई एम इन द बेस्ट प्लेस पॉसिबल। अब अगर मेरी जा रही है अब सांस, तो पहले तो उम्मीद थी कि शायद अस्पताल पहुंच जाऊं, अब तो मैं आई एम इन द बेस्ट ऑफ द हैंड्स, दुनिया में जो बेस्ट जगह है मैं वहां पर हूं। अब सांस जा रही तो अब काम खत्म है, अब तो उम्मीद की भी बात नहीं है। अगेन प्लीज रिमेंबर, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड दिस इंटेंशन कि मुझे जिंदा रहना है, ये भी नहीं था कि मरना है। बस जो है एक यात्रा है, मैं कहां लेके जाएगी पता। आई एम जस्ट एंजॉयिंग द जर्नी ऑफ डेथ, आई वॉज लिविंग द मोमेंट्स ऑफ डेथ। कहां ले जाएगी मुझे नहीं पता, हाँ उत्सुकता थी कि पता नहीं कहां जाएगी, राइट। जैसे होता है ना कि हमारा सेना में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब का ट्रांसफर आता है, तो वो जब ट्रांसफर की चिट्ठी आती है तो मैं यहां जाना चाहता हूं, प्लेस ए जाना चाहता हूं, प्लेस बी नहीं जाना चाहता हूं, वो नहीं है। बट ये तो रहती है भी कहाँ है, लिखा क्या है, नियति में क्या है, मेरा डिस्पोजल क्या है, पता चले। तो यू आर क्यूरियस टू नो वेयर एम आई गोइंग, not that place A will make me happy and place B will not make me happy, but I want to know where I'm going। तो वो ही मेरा था कि मैं जानना चाहता था मैं जा कहाँ रहा हूं, इधर या उधर। पहली बात कि मैं बच रहा हूं, जिंदा रह रहा हूं, मर रहा हूं, और मर रहा हूं तो फिर कहाँ जा रहा हूं। तो ये सारे मन में थे। तो अब जब दोबारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जब जा रही थी तो मैंने कहा अब तो पक्का ही जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि यार
ऐसा है कि इसलिए पहले भी 2-3 बार मेरे को ऐसा लगा कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरे से एक गलती हुई है और भगवान मेरे को इसीलिए मौका दिया, 3 बार बचाया। तो मुझे लगा कि शायद ये क्या नाम है, भगवान, मैंने कहा पिछली बार जब जाने का वो था तो मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। मैंने कहा इस बार ना इसीलिए 2-3 बार मैं बचाऊं, भगवान मेरे को मौका दिया कि तो भगवान का नाम ले तब जा, यू नो, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। तो बार बार आउट हो रहा है, क्लीन बोल्ड हो रहा है, हम नॉट आउट दे रहे हैं तेरे को, बिकॉज बिफोर यू वॉक टुवर्ड्स द पवेलियन यू नीड टू टेक गॉड्स नेम, भगवान का नाम ले भाई, वो तो भूल रहा है, इसीलिए तेरे को नॉट आउट दे रहे हैं बार बार। तो मैंने कहा हाँ अभी याद आ गया। तो जो थोड़ा बहुत भगवान का नाम होता था ले लो आके, मैंने कहा ओके लेट्स गो नाउ, गुड, अच्छा हुआ याद आ गया, तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैं भगवान का नाम लिया और चला गया। मतलब मैं तो यही मान रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मर गया। तो फिर थोड़ी देर बाद आया अगेन, नो ट्रैक ऑफ टाइम, कि मुझे आया कि मेरे होश आ रहा है, मुझे लगा कि मैं फिर कॉन्शियसनेस आ गया, आंखें मेरी बंद है। तो मैं क्या सोचा कि मैं तो मर तो गया ही हूँ, यमराज मेरे को ऊपर लेके आ ही गए हैं। अब मैं आंखें खोलूंगा, सामने चित्रगुप्त बैठे मिलेंगे, वो पोथा लेके मेरे कर्म का पूरा, कि तुमने ये किया वो किया। मैंने कहा यार ये आंख खोलूंगा और ये पूछेंगे। अब मेरे को सारे अपने जितने गलत काम जिंदगी में किए थे वो याद आ रहे थे। मैंने कहा यार अब ये पूछेगा वो क्यों किया, ये क्यों किया। मैंने कहा अभी सब क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है सब। तो यू नो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं जो होगा होगा, मैं बता दूंगा, अब इनको तो बेवकूफ बना नहीं सकते ना। तो लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के पहले मैं ये पूछूंगा भाई जो करना है करो, अब मेरा डिस्पोजल बताओ क्या है, कि मतलब मैं आ गया हूं मर के, तो अब ये बताओ मेरे को क्या है अगला जीवन मुझे मिल रहा है। मतलब इतना तो मैं जानता था कि जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष वाले काम नहीं किए मैंने मुक्ति वाला काम तो मैंने किया नहीं है, तो ये तो पता था कि जन्म तो लूंगा। तो मैंने कहा ये बता दो यार, चिड़िया बना रहे हो कि हिरण बना रहे हो, कि मनुष्य योनि में वापस भेज रहे हो, मनुष्य में भेज रहे तो कहाँ भेज रहे हो भाई। तो ये सब सोच रहा था कि मैं पूछूंगा उनसे ये सारा कुछ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आया कहीं से, मैंने कहा यार एक बात सुनी थी मैंने कहीं, कि वीर गति को जो प्राप्त होता है उसको तो वीर भोग्या वसुंधरा है, फिर कर्म चाहे जो किया हो। मैंने कहा फिर तो कोटा रिजर्व है स्वर्ग में। मैंने फिर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। मैंने कहा यार मैं बिना मतलब टेंशन ले रहा हूँ, मेरा तो कोटा रिजर्व है, स्पेशल कोटा है मेरा, तो मैंने निकालना चित्रगुप्त को दिखा देना है। मैंने कहा यार मेरे से सवाल अपना पोथा बंद करो, मेरा तो स्पेशल पास है, आप अपना टाइम मेरा टाइम छोड़ो ना, मुझे स्वर्ग में जाने दो। ये कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा अब फेस कर सकता हूँ। तो मैं आंखें खोली एंड फॉर अ मोमेंट आई वाज डिसअपॉइंटेड दैट आई एम नॉट डाइड। मैं हॉस्पिटल के बेड पे ही पड़ा था। मैंने कहा अरे यार ये तो स्वर्ग जाते जाते यही रह गया मैं तो ये क्या हो गया ये यार अच्छा वाला स्वर्ग पहुंच गया था, ये तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ। और आज भी कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है यार, स्वर्ग की अपॉर्चुनिटी छूट गई, कि मृत्यु तो आनी है दोबारा, लेकिन अब तो कर्म के हिसाब से होगा हिसाब किताब। वो थोड़ा मुश्किल रास्ता है, वो बड़ा बढ़िया रास्ता मिला था मुझे। सो दैट इज व्हाट इट इज, यही मेरा अनुभव था। तो स्पिरिचुअल समथिंग फिजिकल मैंने फिर भी आपको मोटा मोटा मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, बट द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट मैं अभी भी मान रहा हूं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बिकॉज वो अनुभूति एक अलग है, जिस अनुभूति के लिए शायद कोई वाक्य या रचना बनी नहीं है। तो मैं बहुत ही एक अलग जोन में चला गया था। एंड मैंने कहा ना शायद बहुत साधना करने के बाद ऋषि मुनि पहुंचते होंगे, मैं उतनी देर में उस जोन में था मैं। और नियर डेथ एक्सपीरियंस समझिए जो समझिए, तो मैं उस जोन में था। और एक और बात मैं बताऊं इससे आपको, देवी और सज्जनों जो भी सुन रहे हैं आप, कि जीवन में यहाँ पर क्योंकि हमारी नियति का फैसला ज्यादातर मनुष्य करते हैं। स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका पेपर चेक मनुष्य करेंगे, ओरल एग्जाम है तो कोई टीचर पेपर चेक करेगा आपका, और आगे भी जॉब कर रहे हो कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई प्रमोशन आपका डिसाइड कर रहा है, कोई पोस्ट डिसाइड कर रहा है, और हम ये सारे लोग मनुष्य होते हैं एंड वी आर नॉट परफेक्ट, सो दे कीप मेकिंग एरर्स एंड एट टाइम्स द एरर इज टू योर एडवांटेज। एंड हम क्या करते हैं, और हम भी ये प्रयास करते हैं कि हम मैनिपुलेट कर लें, बिकॉज ह्यूमंस है ना, सो दे आर इन्फ्लुएंसेबल। तो हम कभी कभी इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं, यू नो बाय वेरियस मींस, सम ट्रिक ऑफ द ट्रेड सीख लेते हैं, चटकी बोलते हैं जिसको, और हम इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं, कभी कभी मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, कभी गलत तरीके से भी कर लेते हैं, चल जाता है सारा, आदत पड़ जाती है ना, दैट वी कैन गेट अवे विद दीज थिंग्स, यू नो। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, ऊपर कुछ नहीं चलेगा, ऊपर आपके कर्म चलेंगे। यू कैन नॉट फूल दैट। ऊपर आप मूर्ख नहीं बना सकते,
पूरी जिंदगी आदत पड़ जाती है, बहुत गलत आदत पड़ जाती है। वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि यार चल जाता है, ये भी मैंने काट लिया, वो भी काट लिया, देयर ऑल्सो आई कुड समहाउ मैनिपुलेट, यहाँ भी मैंने कर लिया, यहाँ भी कर लिया, और तो शायद ऐसे ही चलते जाएगा जिंदगी में, ऊपर नहीं चलेगा, ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप ईमानदारी से अपनी आत्मा में झांक के अपना जीवन जिए और अपने कर्म कीजिए, ऊपर सिर्फ उसी पे फैसला होगा। आप कोई जीरो है, आप कितना, यू मे बी द बेस्ट ओरेटर, यू मे बी द बेस्ट आर्टिकुलेट मैन, यू मे बी द बेस्ट, यू नो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। पूरी दुनिया में आधी इंडस्ट्री इसी बात पे चल रही है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू इम्प्रेस, हाउ टू यू नो मेक अ डील, पूरी दुनिया कोचिंग आधी इसी बात की चल रही है। आप खुद नहीं कोचिंग ले लो, ऊपर नहीं चलने वाला। आपकी लैंग्वेज की कमांड हो, आपकी पर्सनैलिटी, कुछ नहीं चलने वाला भाई, नथिंग। आप इस मतलब, मैं तो मतलब फलाने बड़े पॉलिटिशियन के घर से आया हूं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री था, और जब मैं नीचे था मैं अंबानी के घर में था, या मैं खुद अंबानी था जब धीरूभाई अंबानी गए होंगे, गॉड ब्लेस हिज सोल, तो ऊपर बोले मैं तो धीरूभाई अंबानी था, तो सो व्हाट। बोला नहीं मैं तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी था, मैं तो लाल बहादुर शास्त्री था, या जो सो व्हाट, ऊपर कुछ नहीं चलेगा। तो ईमानदारी से अपना कर्म कर लो, ईमानदारी से कर लो, और जिंदगी जी लो, दैट इज व्हाट इट इज। Very true, sir. Very true. So, guys, you know, सर से बात करके ना ऐसे ऐसे लग रहा है कि ये जो वार्तालाप है या ये जो है कभी खत्म ना हो, यू नो। इट्स सो इंस्पायरिंग इज डिफरेंट, बट वो जो ज्ञान और जो सीखने मिल रहा है ना, लाइक ऑल ऑफ यू बोलते हैं ना, कर्मा एज वी से इंग्लिश में भी बोलते हैं, कर्मा इज अ बिच करके, यू नो, वो आपको दौड़ा के मारेगा। और सबको जाना है, आप भले धोनी हो, अंबानी हो, कोई एक्स वाई जेड हो, आप नंगा जाते हो, नंगा ही तो आया, नंगा ही जाएगा, तो सिंपल, दैट इज व्हाट जो गाना। हाँ, हम जिंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं ना, वी ऑल वांट एन एक्सपीरियंस। हम सब ड्रीम करते हैं एक एक्सपीरियंस के लिए, वो एक्सपीरियंस के लिए हम ये सारी चीजें चाहते हैं। तो मेरे पास एक कार आ जाए, बिकॉज वी वांट एन एक्सपीरियंस। मैं उस हॉलिडे पे जाऊं, बिकॉज यू वांट एन एक्सपीरियंस, है ना। वो यू वांट कई बार वी वांट अ सक्सेस बिकॉज वी वांट एन एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ड्यूटी का बोध है, कर्तव्य का बोध नहीं है। हमें वो रैंक मिल जाए या हम एमडी बन जाए, बिकॉज वो एमडी का एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, राइट। ये आर्मी में भी ले लो कि नहीं मुझे जनरल बनना है, वो जनरल बनने का अनुभव अलग है यार, आई वांट दैट एक्सपीरियंस। किसी से हम प्यार कर लेते हैं, मुझे लगता है कि यार इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो अनुभव ही अलग होगा। तो एक अनुभव, अनुभूति और एक्सपीरियंस के लिए हम लोग भागते रहते हैं। फैंटास्टिक, प्लीज डू दैट। एक अनुभूति और दे रहा हूं मैं आपको, एक ड्रीम आपको और दे रहा हूं मैं आज, पाल लीजिए सब अपने मन में। आप जब मरेंगे तो वो जो यात्रा जो मेरी हुई है आपकी भी होगी, उस समय आप कैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट इफ इट इज गुड, अगर आपका कर्मा ठीक है। अदरवाइज वो बहुत ही मिजरेबल एक्सपीरियंस होगा, आप नीचे कितना ही फन्ने का हो, वो समय जो होगा मृत्यु की यात्रा, इट इज गोइंग टू बी सो हॉरिबल। तो अब मैंने कहा ना, हर एक्सपीरियंस के लिए मैं ये चाहिए, आप एक उस एक्सपीरियंस के लिए भी सोचना शुरू कर दो, हाउ डू यू वांट टू फील व्हेन यू डाई। जस्ट कीप दैट इन द माइंड, अल्टीमेट यार आई वांट दैट एक्सपीरियंस। जैसे बाकी हम एक्सपीरियंस के लिए जिंदगी ऊपर नीचे कर देते हैं ना, हम सब कुछ सारा पापड़ बेल रहे हैं हम नीचे, ये अनुभव के लिए वो अनुभव चाहिए मुझे, दैट एक्सपीरियंस के लिए मुझे मकान चाहिए, उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए, उसके लिए मुझे ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, उसमें मुझे ये आदमी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे मूवी जाना है, बिकॉज मूवी का एक्सपीरियंस अलग होगा, वो थिएटर का होगा, ये जो कुछ भी है, इट्स ऑल फॉर एन एक्सपीरियंस। सो प्लीज 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट थिंकिंग हाउ डू यू वांट टू फील व्हेन यू डाई। एंड अगर ये ड्रीम आपने पा लिया और इस ड्रीम को आपने सबसे ऊपर रखा, then everything that you do in your life will start falling in place, ethically, morally, spiritually, nothing will go wrong. It's a very difficult task. मैं कह रहा हूं मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जब मैं वापस आ गया तो मैं फिर माया मोह में हूं।
but if you can connect, I hope you guys are better off spiritually than me, so you probably make a better deal than what I will. तो ये एक अनुभव है. I want to tell you that. Yeah. So actually, वो जो spiritual journey है sir, like if anyone believes in that, जो नहीं believe करते believe कीजिए, because even like sir, I am very spiritual and I believe that the karma plays, you know, वो कर्मा आपको ना गिन चुन के मारता है, वो आपके पीछे पड़ा होता है ना, क्या किया था, it will come back like this. I have seen personally so many times and so many examples. और बहुत मजा आया सर, you know, for this one and a half hours almost. Okay guys, so thank you so much. Thank you sir. जय हिंद sir. And Thanks. All the best. आप सभी को शुभकामनाएं.